आसी तो अपनी बात वेद को कहकर चली गई और बिना वेद कुछ कहे चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था, क्योंकि वे जानता था कि उसने अपने कारण एक बार फिर आसी को तकलीफ पहुंचा दी है। जो वेद किसी को दुख पहुंचाना तो दूर की बात सोच भी नहीं सकता था, आज अपनी वजह से जानबूझकर एक लड़की को एक बार नहीं बल्कि दो बार उस लड़की को तकलीफ पहुंचाई, उसका दिल तोड़ दिया था। वेद बालकनी की रेलिंग को पकड़े एक टक आसमान में चमकते चांद और उसके आसपास में अनगिनत तारों को देखकर कहता है, तुम अकेले हो फिर भी ये तारे हर बार ये कोशिश करते हैं तुम्हारे आसपास रहकर कि तुम अकेले नहीं हो, बल्कि वे तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पास। पर सबकी किस्मत में किसी का साथ नहीं लिखा होता, और यही सच्चाई है। किसी किसी को उसकी जिंदगी हमेशा अकेले ही काटनी होती है। वेद की आवाज में भी इस वक्त एक तकलीफ थी, जो उसने बेशक से आशी से नहीं कहा था। पर कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हमें खुद तक ही रखने होते हैं, और यही हालत थी अभी वेद की। ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से उसे वे करना पड़ रहा था, जो करने के लिए उसका खुद का दिल भी गवाही नहीं देता था, पर करना पड़ा। इधर दूसरी तरफ आसी अपने दिल की बात वेद से कह तो आई थी, पर दिल में जो तकलीफ थी वे अभी उसे रोने को मजबूर कर रही थी। जो आसी बचपन से ही स्ट्रांग बच्चों की तरह जीती आई थी, आज वही आसी की हिम्मत जवाब दे रही थी। आसी आज अपने कमरे में ना जाकर दूसरे कमरे में चली गई, क्योंकि उसके कमरे में पलक और माया पहले से ही सो रही थी। और कहीं वे दोनों उसकी आंसू ना देख ले, और अगर उन दोनों ने उसके आंसू की वजह पूछी तो वे क्या कहेगी उन दोनों से, जिसका जवाब तो उसके पास खुद भी नहीं था, और ना अभी वे किसी तरह के सवाल का जवाब देने की हालत में थी। पर अपने दोस्तों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाबों से बचने के लिए दूसरे कमरे में जाकर गेट को बंद कर देती है। आशी की आंखों में आज आंसू थे, जिसको रोकने की वे नाकामयाब कोशिश कर रही थी, पर उन आंसुओं को आज अपने अंदर रखने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। आशी अपने आंसुओं को अपने हाथों से बेरहमी से पोंछते हुए कहती है, क्यों बाबा जी, क्यों? क्यों हर बार मैं ही? आखिर ऐसी भी क्या गलती हो गई मुझसे, जिसकी सजा बचपन से अभी तक पूरी नहीं हुई? बचपन से अब तक कोई खुशी न मिलने के बावजूद भी मैं छोटी छोटी बातों में अपने लिए खुशियां ढूंढ अपने जीने की वजह बना लेती थी। पर कभी आपसे शिकायत नहीं की, कभी नहीं कहा कि क्यों दूसरे बच्चों के पास उसके पेरेंट्स हैं पर मेरे पास नहीं, मेरे पास कहने के लिए कोई अपना नहीं। फिर भी मैं खुश रहने की कोशिश करती थी। ये कहते हुए वह वहीं एक जगह पर आकर बैठ जाती है और कहती है, मैंने उसे अपने सवाल का जवाब ही तो मांगा था। क्या मेरे सवाल का जवाब इतना मुश्किल था, जितनी मेरी जिंदगी बर्बाद करना नहीं था उनके लिए? क्या मैं उनके लिए बस एक खिलौना मात्र हूँ, जिसके साथ उनका जब मन किया खेला वरना फेंक दिया? क्यों नहीं समझता कोई मुझे कि मैं भी एक इंसान हूँ, जिसे दर्द भी होता है और तकलीफ भी होती है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ दिया बाबा जी, जिसकी सजा मुझे मिल रही है? खुश थी अपनी जिंदगी में, सब कुछ भूलकर आगे बढ़ रही थी, तो क्यों आए मेरे सामने? क्यों एक बार फिर मेरे करीब आने की कोशिश करने लगे? क्यों अपनी बातों से मुझे एहसास कराने लगे कि मैं भी उनकी जिंदगी में अहमियत रखती हूँ? जबकि ये झूठ था, तो फिर क्यों मुझे झूठी उम्मीद दिलाने लगे? और जब उम्मीद जागी तो एक झटके में मेरी उम्मीद को तोड़ दिया और याद दिलाया कि मैं कुछ भी नहीं उनके लिए। आसी आज अपने दिल के दर्द को बाहर कर रही थी। आखिर वे भी इंसान थी, कब तक सारे दर्द को खुद में रखती? वही वेद जो अब वही बालकनी की रेलिंग से सटकर फर्श पर बैठ गया था, उसकी आंखों में एक खालीपन था। वही वेद अपना चेहरा नीचे झुकाए बैठा था कि तभी वहां बारिश की बूंद गिरी। पर फिर देखते ही देखते उन बूंदों ने तेज बारिश का रूप ले लिया। पर इस तेज बारिश के बावजूद भी वेद अपनी जगह से नहीं उठा। वह अब भी वहीं बैठा था और अपने शरीर पर पड़ रही उन बारिश की बूंदों में अपने लिए राहत और सुकून ढूंढ रहा था, जो उसकी जिंदगी में नहीं था, और जिसकी वजह से उसकी जिंदगी में सुकून आ रहा था, उसे उसने खुद से ही खुद से अलग भी कर दिया था। इतना अलग कि वह सुकून अब कभी भी उसके पास वापस लौट कर नहीं आता। सब जानते हुए भी वेद ने वे किया जो करना नहीं चाहता था, पर मजबूरी में करना पड़ा। वेद बारिश में बैठा था, जो हर बीते वक्त के साथ कम होने की जगह बढ़ रही थी। बारिश बहुत ही तेज थी,
और उतनी ही तेजी से चल रही थी वेद के दिमाग में उलझने। ऐसा लग रहा था कि वेद उस बारिश में बैठकर अपनी उलझनों को कम करने की कोशिश कर रहा था। जब उससे भी उसकी उलझनें कम नहीं होती है तो वे कहते हैं सबकी तुम अपने थे, फिर भी एक पल में बना दिया अनजाना। वेद वहीं बैठा रहा और बारिश का पानी उसके ऊपर गिरता रहा। ना जाने कौन से पल बारिश रुकने वाली थी और वेद वहां कब तक बैठे रहने वाला था। आसी और वेद दोनों दुखी थे। फर्क बस इतना था कि एक ने अपना दर्द, गुस्सा, अपनी तकलीफ, अपनी पीड़ा खुद को देने वाले के सामने बयां कर दिया, पर एक चाहकर भी अपने दिल का हाल बयां ना कर सका। ये बात तो सच थी कि वेद और आसी के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स ने अपने लिए जगह बनानी शुरू कर दी थी। बेशक से दोनों अपने दिल के जज्बात से अभी अनजान थे, पर एहसास और जज्बात कब किसके लिए दिल में पनपने लगे कोई नहीं जानता। यही हाल था आसी और वेद का भी, लेकिन वेद से बार बार मिलने वाले दर्द की वजह से। क्या आसी को एहसास होगा वेद के लिए अपने दिल में पनप रहे जज्बात का? आसी अपने बाबा जी से शिकायत करते हुए कि उन्होंने उसकी किस्मत में क्यों कोई भी खुशी लिखना भूल गए। बोलते हुए रोते हुए वहीं बिस्तर के सिरहाने अपने सिर का टेक लगाए सुबकते हुए सो जाती है। उसकी आंखें खुलती है उसके कमरे के गेट के बार बार किसी के खटखटाने की आवाज से। उस आवाज को सुनकर आसी धीरे से अपनी आंखों को खोलकर देखती है। वे खुद को दूसरे कमरे में देखकर कुछ सोचती है और सोचते हुए ही उसे कल की उसकी और वेद के बीच की बिताए हुए पल और बाकी की बातें याद आने लगती है। और ये सब याद आते ही आसिक की आंखों में वेद के लिए नाराजगी साफ दिखने लगती है और वे खुद से कहती है, अब और नहीं, बहुत खेल लिया सबने मेरे इमोशंस के साथ। मैं किसी का मन बहलाने वाला खिलौना नहीं हूँ जिसके साथ जिसका जो मन आए करे। अब मैं अपने जज्बातों के साथ, अपनी फीलिंग्स के साथ किसी को नहीं खेलने दूंगी। बहुत शौक है ना बेद सर आपको लोगों के जज्बात के साथ खेलने का, तो अब वे मौका आसी आपको नहीं देगी। पर अब आसी कुछ ऐसा जरूर करेगी जिसका पछतावा आपको जरूर होगा, और तब आपको समझ आएगा कि दर्द, तकलीफ क्या होती है। वादा है मेरा खुद से, खुद को दर्द देने वाले को भी ऐसे ही दर्द का एहसास जरूर करवाऊंगी। तब पता चलेगा कि जब बात खुद पर आती है तो कैसा महसूस होता है। आसी की आंखों में इस वक्त वेद के लिए बस नाराजगी या गुस्सा ही नहीं था, कुछ और भी था जो इस वक्त कहना गलत था। पर आसी की बातों से इतना तो समझ आ गया था कि आसी अब किसी के सामने कमजोर तो बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली थी। आसी खुद की ही सोच में गुम थी कि एक बार फिर उसके कमरे का गेट नॉक होता है और आसी जल्दी से अपना दुपट्टा अपने गले पर लेती है, जो रात उसने ही गुस्से में बेड की साइड में फेंक दिया था। आसी जब गेट खुलती है तो उसके सामने उसकी दोनों दोस्त खड़ी थी, पलक और माया, जो उसे ही घूर कर देख रही थी। उन दोनों को देखकर आसी कहती है, सॉरी, देर रात सोने आई और तुम दोनों जग जाती, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। आसी ने अपनी जिंदगी के बारे में अब तक माया और पलक को कुछ भी नहीं बताया था, इसलिए वे नहीं चाहती थी कि जो अब तक नहीं पता वे अब पता चले, क्योंकि वे ये नहीं चाहती थी वे दोनों उसके लिए परेशान हो, जबकि उसके खराब वक्त में वे दोनों ही थी। जब सबने धोखा दिया तो दोनों गैर होकर भी उसकी मदद की थी। उसके अपनों में अब पलक और माया के अलावा कोई भी नहीं था। वे दोनों आसी की बात सुनकर कहती है, कुछ ज्यादा ही अपना फालतू दिमाग लगाने लगी हो तुम आजकल। हम परेशान ना हो, पर तुमने सोचा कि जब हम दोनों तुम्हें कमरे में नहीं देखेंगे तो परेशान तो ऐसे भी हो ही जाएंगे ना। पलक कहती है, इस टॉपिक पर हम बाद में बात करेंगे, अभी घर चलते हैं, मुझे कुछ बताना है तुम दोनों को। पर यहाँ नहीं। पलक की आवाज और दिन से अलग थी, जो माया और आसी दोनों ने महसूस किया। इसलिए आसी कहती है, बस अभी मुंह धोकर आती हूँ, फिर चलते हैं। ये बोलकर आसी बाथरूम की ओर बढ़ गई और पलक के चेहरे पर आई टेंशन को माया समझने की कोशिश कर रही थी। इधर वेद भी जागता है तो खुद को अभी बालकनी में देखता है और ये देखकर उसे आसी की याद आ जाती है कि कैसे वे दोनों इस बालकनी में खुश थे, एक साथ थे, और एक बार फिर यही उसने आसी का दिल तोड़ दिया। ये याद आते ही वेद का चेहरा फीका पड़ गया। वेद अपने हाथ में पहनी घड़ी में समय देखता है, जिसमें अभी सुबह के 7 बज रहे थे, और ये देखकर वेद बालकनी से अंदर की ओर जाता है और देखता है एक नौकर उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखकर वेद कहता है, क्या कुछ कहना है?
वेद की बात सुनकर वे नौकर कहता है, जी सर, वे कल जो आपके मेहमान आए थे वे सब निकल रहे हैं। बस यही बताने आया था, सब जा रहे हैं। ये सोचकर वेद को आशी की याद आती है, पर फिर वे कहता है, ठीक है, उनसे कहो नाश्ता करके जाएं, मैं आता हूँ अभी। वेद अपनी बात बोलकर जाने लगा तो वे नौकर कहता है, सर, मैंने नाश्ता करने के लिए कहा था, पर सबने मना कर दिया। उस नौकर की बात सुनकर वेद कहता है, हाँ, उनको कहो मेरे आने तक रुके। ये बोलकर वेद वहां से चला जाता है। वेद के फार्म हाउस पर सब लोग तैयार थे जाने को। जब वेद का नौकर आकर उन सबसे कहता है, सर ने कहा इंतजार करने को, वे आ रहे हैं। सब लोग वहीं बैठ जाते हैं, वहीं सोफे पर। हालांकि आसी नहीं रुकना चाहती थी। वे तो इस वक्त वेद की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, पर सबको वेद से मिलकर जाना चाहिए। ये सुनकर आसी अब कुछ नहीं कहती है। वे भी सबके साथ बैठ जाती है। करीब 10 मिनट के बाद ही वेद आता है। इस वक्त उसने फॉर्मल कपड़े पहने थे और वेद इन कपड़ों में भी हमेशा की तरह हैंडसम लग रहा था। वेद के वहां आते ही उसकी नजरें सबसे पहले आसी पर गई, जिसका चेहरा शांत था। वेद अपनी नजरों से उसे ऑब्जर्व कर रहा था। आसी अपनी नजरों को बाहर की ओर की हुई थी। तभी सब लोग वेद को शुक्रिया कहते हैं कि उसने उन सबको अपने घर में रुकने दिया, खासकर आसी को बचाने के लिए। पर इस बीच आसी ने एक शब्द भी वेद से नहीं कहा और आसी की चुप्पी वेद को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। पर वे कहता भी तो क्या, कहीं ना कहीं आसी की इस चुप्पी की वजह वे खुद ही था। सब लोग थोड़ी देर बात करते हैं और वेद को एक बार फिर से थैंक यू कह वहां से जाने लगते हैं। सब लोग आगे थे, बस आसी पीछे थी। सब लोगों के बाहर जाने पर आसी भी जाने लगती है तो वेद उसे आवाज देता है। वेद की आवाज सुनकर आसी गुस्से में अपनी आंखों को मीच लेती है और अपनी मुट्ठी कस लेती है। आसी की हरकत वेद की नजरों से नहीं बच पाती। वेद जानता था कि कल रात की वजह से उसने एक बार फिर आसी को नाराज कर दिया है। वेद आसी के पास जाता है और उसका हाथ थामने को होता है। आसी 2 कदम आगे बढ़कर कहती है, सर, यहाँ से ऑफिस जाना है मुझे। आपकी तरह मैं अमीर इंसान नहीं हूँ और ना ही एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। चलती हूँ सर, होटल टाइम से पहुँचना होता है मुझे। अपनी बात बोलकर आसी वहाँ से चली गई और वेद आसी की बातों में खुद के प्रति नाराजगी अच्छे से समझ रहा था। वे खुद से कहता है, जानता हूँ नाराज हो, मैं तुमसे ऑफिस में बात करता हूँ, वहाँ कैसे जाओगी मेरी बात काट कर। वेद को आशीष से बात करनी थी, जो अब होटल में ही हो सकती थी। इसलिए वे भी तैयार होने के लिए निकल पड़ता है। आशी और वेद के बीच एक बार फिर से सब कुछ ठीक होते होते रह गया था। अब आशी ने भी फैसला कर लिया था वेद से दूर रहने का, पर इससे पहले वे भी वेद को उस दर्द का एहसास करवाना चाहती थी जो उसने सहा था। बेशक ये बात आसी नहीं जानती थी कि वेद ने उसके साथ जो कुछ भी किया वे मजबूरी में किया था, पर वेद को भी कोई हक नहीं बनता था कि वे अपनी मजबूरी में आकर आसी की जिंदगी और उसकी फीलिंग्स का मजाक बनाए, जो वेद जाने अनजाने में ही सही पर एक नहीं 2 बार आसी को हट कर गया था, जिस वजह से अब उन दोनों की जिंदगी में क्या मोड़ आने वाली थी वे तो आगे आने वाला वक्त ही बताता। आसी पलक और माया के साथ अपने फ्लैट चली जाती है। उसे आगे क्या करना था उसने कुछ भी नहीं सोचा था, पर इतना पक्का था कि वेद को उसकी गलती जरूर समझाएगी। इधर वेद भी तैयार होकर अपने फार्म हाउस से ऑफिस के लिए निकल जाता है और वेद के फार्म हाउस से निकलते ही वेद के फार्म हाउस में काम करने वाली एक महिला नौकर तुरंत किसी को फोन लगाती है और उसको कुछ बताने लगती है। फोन पर अपनी सारी बात कहने के बाद वे महिला नौकर कहती है, हाँ हाँ मैम, मैंने आपको जितनी भी बात बताई वे पूरी तरह सच है। रात वेद सर और वे लड़की काफी देर तक बातें कर रहे थे। उसके बाद वे लड़की जब बाहर आई तो वे गुस्से में थी और उसकी आंखों में आंसू भी थे। पक्की बात है मैम कि वेद सर और उस लड़की में कोई बात हुई। दूसरी तरफ से आवाज आई, ठीक है, तुम वेद पर नजर रखना कि वहाँ कौन कौन आता है, समझी तुम। हाँ मैम, मैं आपकी सारी बातें बहुत ही अच्छे से समझती हूँ, तभी तो आपका काम इतने अच्छे से कर दिया। बस अब आप भी ध्यान रखिएगा मेरा। उस महिला नौकर की बात सुनकर फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है, तुम परेशान मत हो, तुमने आज तक मेरे लिए जितनी खबर लाई हो वेद की और जो भी काम किया है और आगे भी करोगी उसके पूरे पैसे तुम्हें बराबर मिलेंगे।
इसके बाद वे मेघ फोन रख देती है और फोन की दूसरी तरफ से महिला कहती है, वेद, बहुत समय से मुझे तुम्हारी कमजोरी का इंतजार था और फाइनली अब वे कमजोर कड़ी मुझे मिल गई है। बहुत जल्दी मैं इस कमजोर कड़ी की सहायता से मैं तुम्हें इतना कमजोर कर दूंगी कि जिस प्रॉपर्टी पर तुम सांप की तरह फन फैलाए बैठे हो ना, वे प्रॉपर्टी तुम खुद यहाँ मेरे पास ला कर दोगे। और अब तुम्हें समझ में आएगा कि जब प्यार में धोखा मिलता है, प्यार में दर्द मिलता है, प्यार में तकलीफ होती है, तो वे तकलीफ कितनी बड़ी होती है किसी इंसान के लिए, खासकर उस इंसान से मिली तकलीफ जो आपको अपना समझता हो। अब तुम्हें भी पता चलेगा जब तुमसे तुम्हारा प्यार करने वाला दूर हो जाता है किसी और के लिए, तब तुम समझोगे कि प्यार की असली परीक्षा क्या है, तकलीफ क्या होती है, खुशी क्या होती है, जो तुम अब तक नहीं समझे हो पर अब समझोगे। वेद, मेरी जिंदगी में मिली हर तकलीफ की सजा अब तुम्हें मिलेगी। बहुत ही जल्द मैं उस लड़की को तुमसे इतना दूर कर दूंगी कि पास होकर भी फासले मजबूत होंगे, इतने मजबूत कि वे तुम्हारे सामने होगी पर तुम्हारी नजरें उसे देखने के लिए उठ नहीं पाएगी। यह सब बोलते वक्त उस इंसान की आंखों में वेद के लिए नफरत और गुस्सा था। वही वेद इन सब बातों से अनजान अपने होटल के लिए निकल गया और उसे बस होटल जाना था और वे जल्दी से पहुंच भी गया। वेद होटल पहुंच जैसे ही अंदर जाता है, उसकी नजरें मिस्टर पाठक से बात करती आसी पर चली गई। आसी जब मिस्टर पाठक से बात करते हुए किसी बात पर हंस रही थी और वहीं जब आसी की नजरें खुद की ओर देखते वेद पर गई तो उसकी मुस्कान कहीं गायब हो गई और वे मिस्टर पाठक से कहती है, पाठक सर, मैं चलती हूँ। कल नहीं आई थी तो काम भी रह गया है। फिर मिलती हूँ सर। और ये बोल आसी वहां से निकल गई। वेद को अच्छा नहीं लगा आसी का उसको देख इस तरह से वहां से चले जाना, पर वे जानता था इसमें उसकी ही गलती है, जिस वजह से वे भी चुपचाप अपने केबिन की ओर चला गया। वेद केबिन में गया ही था कि उसकी नज़र अपनी चेयर पर बैठी एक महिला पर जाती है जिसकी पीठ उसकी तरफ थी। ये देखकर वेद कुछ कहता है कि फिर उसकी नज़रें सामने दीवार पर लगी पेंटिंग पर गई जिसमें उस इंसान का रिफ्लेक्शन नजर आया और उस इंसान को वेद अच्छे से पहचानता था। ये कोई और नहीं, शालिनी जी थी। शालिनी जी को आज अपने होटल में देखकर वेद को हैरानी हुई, क्योंकि वे कभी भी होटल नहीं आती थी और आज अचानक से उनका आना वेद को अजीब लगता है और वे अपनी हमेशा वाली धीमी आवाज में बोलता है, मिस बंसल। वेद शालिनी जी को मिस बंसल ही बुलाता था क्योंकि शालिनी जी ने ही उसे ऐसा कहने को कहा था। वेद की आवाज सुनकर शालिनी जी के होठों पर मुस्कान आ गई और वे अपनी चेयर से पलट कर कहती है, हाँ मैं, क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? शालिनी जी की बात सुनकर वेद कहता है, जी आप बिल्कुल आ सकती हैं, आपका भी होटल है। वेद का बस इतना ही कहना था कि शालिनी जी कहती है, गलत, मेरा भी होटल नहीं है बल्कि मेरा ही होटल है। एक ही शब्द पूरा वाक्य बदल देता है। वैसे आज मेरा मन हुआ कि अपने होटल आऊं, देखूं यहाँ क्या सब काम हो रहा है, यहाँ काम करने वाले लोगों से मिलूं, बस इसलिए आ गई। अच्छा चलो तुम काम करो, मैं सबसे मिलकर आती हूँ। उन सबको भी तो पता चलना चाहिए कि इस होटल की असली मालिक कौन है, जिसे वे सब लोग मालिक समझते हैं। वे तो बस उन सब की तरह ही एक मामूली सा एम्प्लॉय है। शालिनी जी की बात सुनने के बाद भी वेद कुछ नहीं कहता। उसे तो आदत हो गई थी उनकी ये सब बातें सुनने की, इसलिए वे अभी चुप था। और वहीं वेद की चुप्पी को देखकर शालिनी जी के होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई और वे अपनी शांत आवाज में कहती है, ठीक इसी तरह तुम्हारी माँ भी बिल्कुल चुपचाप रहती थी, बिल्कुल ही भोली भाली सी बनकर। और बस यही सोचकर मैंने गलती कर दी और कब उस भोली भाली इंसान ने अपनी उस चुप्पी का सहारा लेकर मेरा विश्वास तोड़ा और मेरी जिंदगी में आग लगा दिया, तूफान मचा दिया, मेरा हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। और जैसा तुम्हारी माँ ने किया वैसे ही अब तुम भी मेरे बेटे के साथ करना चाहते हो ना? पर ऐसा सोचना भी मत। मैं अकेली थी पर देव नहीं है। मेरा बेटा देव अकेला नहीं है। मेरे बेटे के साथ उसकी माँ है जो उसकी परछाई बनकर, उसके हर बुरे वक्त में उसके साथ उसका साया बनकर, उसके अच्छे वक्त में उसकी खुशी बनकर, समझे तुम? शालिनी जी की बातें वेद के सीने पर किसी तीर की तरह चल रही थी। वे कैसे विश्वास दिलाए उनको इस बात का कि देव के लिए वे क्या सोचता है। देव उसका बस छोटा भाई नहीं, उसका दोस्त है,
उसके लिए उसका परिवार सब कुछ देव का ही तो था, जिसे बस वे फिलहाल संभाल रहा था। जब तक देव सब कुछ संभाल ना ले, उसे इस प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं चाहिए था। वे देव के साथ किसी और को भी नाइंसाफी नहीं करने दे सकता था, तो फिर कैसे देव के साथ खुद किसी भी तरह की नाइंसाफी करता? ऐसी बात तो सपने में भी वे सोच नहीं सकता था। पर ये बात वे कैसे शालिनी जी को समझाता, जो देव की माँ थी, और वे वेद से कितना नफरत करती थी, ये बात वेद अच्छे से जानता था। और उनको कुछ भी समझाना या अपनी सफाई में कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं था। इसलिए अब वेद ने भी अपनी सफाई देना छोड़ दिया था। वहाँ वेद को कुछ भी ना बोलते देख शालिनी जी कहती है, अभी के अभी होटल के एक एक एम्प्लॉय को यहाँ मेरे सामने बुलाओ। मैं सबको देखना चाहती हूँ, सबसे मिलना चाहती हूँ, ताकि मुझे भी तो पता चले कि मेरे होटल में कौन कौन काम करता है, वे लोग लायक है भी यहाँ काम करने के या नहीं। और सबसे बड़ी बात, उन्हें भी तो पता चले कि इस होटल की असली मालकिन कौन है। सो प्लीज कम ऑल द एम्प्लॉय जस्ट फास्ट। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे और भी बहुत से काम हैं। शालिनी जी अपनी बात बोलकर एक बार फिर रौब से बैठ जाती हैं बॉस वाली चेयर पर। कुछ देर बाद ही वहां पर होटल में काम करने वाले हर एक छोटे बड़े एम्प्लॉय मौजूद थे, और सब यही सोच रहे थे कि आज अचानक से सबको एक साथ बुलाने के पीछे क्या बात थी। क्योंकि आज से पहले कभी भी वेद इस तरह से उन लोगों को कभी केबिन में नहीं बुला पाता था। कोई खास बात होती थी तो वेद ही आता था, पर आज कुछ अलग था।